सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। खबर यह है कि पीडीएम में सचमुच में लड़ाई हो गई है। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी को खरी खरी सुना दी है। मौलाना का कहना है कि पीपल्स पार्टी इंतखाबात में ताखीर के जिम्मेदार है। इनके बकौल अगर पीपल्स पार्टी अपने अल्फाज से पीछे ना हटती तो अब तक आम इंतखाबात हो चुके होते। ये इंकशाफ मौलाना फजलुर रहमान ने साहब से गुफ्तगू में किया कि पीडीएम की तमाम इत्तेहादी जमातों ने 2022 के शुरू में इंतखाबात कराने पर इत्तेफाक कर लिया था। इन जमातों में एमक्यूएम, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मेंगल और दीगर जमातें भी शामिल थीं, लेकिन ऐन वक्त पर पीपल्स पार्टी अपने वादे से मुकर गई और फिर तमाम जमातों ने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने और इक़्तिदार खुद संभालने का फैसला किया। फिर मुल्क का जो हाल हुआ वो आज सबके सामने है। तज्जियाकारों का कहना है कि पीडीएम में शामिल बड़ी जमातों नून लीग और पीपल्स पार्टी का हुकूमत लेने का अव्वलीन मकसद अपने मुकदमात ख़त्म कराना था, लेकिन अब मुकदमात को ख़त्म कराते कराते अवाम की मुश्किलात में बेतहाशा इजाफा हुआ और पीडीएम जमातों को लेने के देने पड़ गए। अब पीडीएम जमातें बरवक्त इंतखाबात को नागुज़ीर करार दे रही हैं, मगर इंतखाबात कब होंगे किसी को पता नहीं। इंतखाबात की तारीख सदर देंगे या इलेक्शन कमीशन, ये फड्डा भी चल रहा है। इन्हीं हालात में आज सदर के ओहदे की मुद्दत भी खत्म हो रही है। अब देखना यह है कि आरिफ अलवी सब कुछ छोड़कर घर चले जाएंगे या फिर नए सदर के इंतखाब तक जिम्मेदारी निभाएंगे। सदर से इस्तीफा लेने की खबरें हकीकत हैं या अफवाहें, इसी से आगाज़ करेंगे। आज में ज्वाइन करें याहिया फरीद एडवोकेट साहब। या सब सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी क्या राय है कि सदर कंटिन्यू करेंगे? ज़्यादातर लोगों की तो ये राय है, कोई उनको फोर्स नहीं कर सकता कि अगर मर्जी से इस्तीफा दे दें तो और बात है, वरना वो जब तक कोई और सदर नहीं आ जाता या मुंतखब नहीं हो जाता तब तक वो सदर रहेंगे। देखिए, लीगली स्पीकिंग एंड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंडेट है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल ही कैन परफॉर्म हिज रोल टिल द टाइम दैट नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो है वो नहीं आते। और इशू जो इम्पॉर्टेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है जो डेवलप हो गया है, लेकिन जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट जिस तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में फंस गया है, तो सवाल कि प्रेसिडेंट रहते हैं या नहीं रहते हैं वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सवाल ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हैं क्या ये इनकी लेगेसी का पार्ट बन जाएंगे या इसके ऊपर ये कोई रिवर्स करेंगे अपने ओपिनियन को, या इस बेस के ऊपर इस्तीफ़ा देंगे। तो देखने के वाली बात तो ये है कि अब इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के दरमियान का जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है वो किस तरफ जाता है। बिकॉज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो किया कि दो ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल थी और उन्होंने दोनों ऑप्शंस की जगह एक थर्ड ऑप्शन को इनोवेट किया, एक स्मार्टली उन्होंने एक ऑप्शन इनोवेट किया, उससे एक क्राइसिस डेवलप हुआ है। क्या ये इनकी लेगेसी का पार्ट रहेगा? क्या हिस्ट्री विल रिमेंबर हिम फॉर क्रिएटिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस? बिकॉज आने वाले 2-3 महीनों के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस विल गैदर मोर हीट एंड कैन क्रिएट मोर टेंशंस इन द कंट्री। याहिया साहब, ये बताइएगा कि कुछ सहाफ़ी चूँकि सोशल मीडिया पर भी इस बात का तज़किरा कर रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है कि वो कैसे कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान को हटा दिया जाएगा, जबकि उनको तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं हटा सकती जितनी प्रोटेक्शन सदर के ओहदे को है, वज़ीर आज़म के ओहदे को भी नहीं है पाकिस्तान में। 2/3 अक्सरियत चाहिए आपको, कौमी असम्बली अगर इन प्लेस भी हो उनको हटाने के लिए इम्पीचमेंट के थ्रू। अब तो कौमी असम्बली तो स्टैंड ही नहीं करती। तो ये जो खबरें फैलाई जा रही हैं कि उनको हटा दिया जाएगा, ये लीगली पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे बात कर रहे हैं लोग? जी, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू कि प्रेसिडेंट को हटाने की सिर्फ यही तरीका है कि इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स हो, और इम्पीचमेंट के लिए आपकी नेशनल असम्बली, आपकी पार्लियामेंट एग्जिस्टेंस में हो, और इम्पीचमेंट के लिए जैसे आपने कहा 2/3 मेजॉरिटी भी होनी चाहिए। तो देयर इज़ अ प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस हैज़ टू बी फॉलोड, देयर इज़ नो अदर प्रोसेस। अगर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चाहे तो बस रेजिग्नेशन दे सकते हैं, लेकिन वो अब क्या रेजिग्नेशन आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो आई डोंट थिंक कि ये कोई इसके अंदर कोई देयर इज ट्रूथ टू व्हाट दी स्टेटमेंट्स आर। यह सब एक दूसरा मामला चल रहा है, एक कंट्रोवर्सी, वो ये है कि तारीख दें सदर पाकिस्तान। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और JUI भी, कामरान मुर्तज़ा साहब सेनेटर भी हैं, सीनियर कानूनदान भी हैं और वकला के रहनुमा भी रहे, वो भी ये कह रहे हैं जी सदर तारीख देंगे। तहरीक इंसाफ तो कह ही रही है। तो अब तो ये जो गुज़श्ता हुकूमत थी उसमें भी अब लग रहा है कि मुख्तलिफ आरा हैं, तो सदर को तारीख देनी चाहिए। ज़्यादा लोग अब इस पर, ज़्यादा पार्टीज़ जो हैं इस पर इसरार कर रही हैं। आप इस पर क्या कहते हैं कि तारीख अब सदर को देनी है आइन के मुताबिक, या जो एक्ट में आ गया इलेक्शन कमीशन वहाँ से तारीख आनी है इलेक्शन की? देखिए, तारीख तो सदर ने ही देनी है, बिकॉज अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ही इज़ द अनाउंसिंग अथॉरिटी फॉर द डेट ऑफ द इलेक्शन।
इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने लेकिन इलेक्शंस तो नहीं करवाने। इलेक्शंस एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, उसके अंदर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का रोल होता है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है, आपकी सिक्योरिटी अपरेटस है, सारी इंस्टीट्यूशंस हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ही डज नॉट हैव अ मैजिक वैंड कि वो बोलें कि 90 दिन में इलेक्शन हो और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड कह रही हो कि एक प्रोसीजर है कॉन्स्टिट्यूशन का कि आपने डीलिमिटेशंस करनी है, वो डीलिमिटेशंस के बाद इलेक्शन होंगे। तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर कोई भी यूनिलैटरल एक्शन ले लेते हैं और वो यूनिलैटरल एक्शन जो है वो उससे इलेक्शंस फेयरली नहीं होते और बाकी पार्टीज इलेक्शन उस पिटिशंस फाइल कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि या मतलब बाकी पार्टीज इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती कि ये फेयर इलेक्शंस ही नहीं थे, तो जो स्टेक होल्डर्स है, रियल स्टेक होल्डर्स इलेक्शंस के आम आदमी है, जो वोटर है वो इसका स्टेक होल्डर है। तो अगर वोटर के लिए ये एक फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे, बिकॉज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो कह चुकी है कि हम 3 महीनों में नहीं करा सकते, तो फिर यूनिलैटरल एक्शन लेने का सदर का वो भी एक सदर के लिए कोई अच्छी लेगेसी छोड़ के नहीं जाएगी। और इस वक्त सदर पाकिस्तान के लिए मेरे ख्याल में जो भी एक इंसान अपनी पोजीशन को छोड़ के जा रहा होता है तो वो अपनी लेगेसी को ज़रूर सोचता है। तो आई डोंट थिंक कि यूनिलैटरल एक्शन से प्रेसिडेंट एक अच्छी लेगेसी छोड़ के जाएंगे। और यूनिलैटरल एक्शंस जब भी लिए गए हैं उससे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस डेवलप हुआ है। ही इज अनाउंसिंग अथॉरिटी बट देयर आर अमेंडमेंट्स इन द लॉ नाउ, सेक्शन 157, 158 इलेक्शन कमीशन एक्ट के। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी इसी एक्ट को का ही जिक्र करते थे जब वो कहते थे कि प्रोविंशियल असेंबलीज में इलेक्शन हो। तो आज वो ये नहीं कह सकते कि अब इस इलेक्शन में अब तरमीम आ गई है तो मैं इन तरमीम को नहीं मानता। जी यार साहब, इसके अलावा पता तो यही चला है कि उन्होंने अपने स्टाफ को ये कहा है कि 6 महीने का शेड्यूल जो है वो मेरा तैयार किया जाए। तो इसका मतलब है उनको क्लियर है कि इलेक्शन जो है वो इस साल तो कम से कम नहीं होने वाले। तो आपको लगता है कि ये 6 महीने का अरसा अगर इससे भी ज़्यादा आगे बात चली गई तो जो आप कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की बात कर रहे हैं कि आरिफ अलवी साहब ने वो क्रिएट किया है, वो तो इस ओहदे के लिए ही क्रिएट हो जाएगा, फिर इलेक्टोरल कॉलेज भी नहीं है, सेनेट भी खाली हो जाएगी आधी। तो ये जो सारा हम अपरेटस देख रहे हैं स्टेट का इस वक्त, इसमें जो अनसर्टनिटी है सारी, ये तो इसकी जो रूट्स हैं ये पिछले साल से ही डल गई जब कौमी असम्बली तहलील कर दी गई थी, सूबाई असम्बली गालिबन। तो आपको लगता है कि ये रिजॉल्व हो सकता है आगे जाके, या सदर की एक्सपेक्टेशन है कि इस मुद्दत के दौरान इलेक्शन हो जाएगा? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस डेवलप नहीं होगा अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस ग्राउंड्स के ऊपर इलेक्शन को डिले करना चाह रही है, वो जो ग्राउंड्स है और उनकी जो इंटेंट है वो जेन्युइन हो, वो इंटेंट किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के अंडर ना हो, और वो जो इंटेंट है वो फॉर द स्मूथ होल्डिंग ऑफ द इलेक्शंस की हो। तो अगर ये इंटेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की नहीं है और इसको डिले करने की है तो ये क्राइसिस डेवलप होगा, और उस क्राइसिस का नुकसान किसको होगा? वो पाकिस्तान को होगा जो ऑलरेडी एक बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस में है। तो एक तरफ आपका इकोनॉमिक क्राइसिस है, दूसरी तरफ आपका पॉलिटिकल क्राइसिस डेवलप हो जाएगा, और दैट विल नॉट बी सूटेबल फॉर द कंट्री। मेरे ख्याल में लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कराने, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक डेट फिक्स करनी है जब उनको लगता है कि सेंसस और डीलिमिटेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। ठीक है, लेकिन एक और मसला भी तो है। अब जिस तरह से हम देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आ गया है जो कि वो ऑडियो लीक्स पर है, लेकिन उसमें बड़ी तफसील से बताया गया किस तरह सुप्रीम कोर्ट को अंडर प्रेशर आने की कोशिश हुई, किस तरह सुप्रीम कोर्ट के बाहर तकरीरें हुई, किस तरह चीफ जस्टिस को दबाव में लाने की कोशिश हुई। उसमें जो फैसले सुप्रीम कोर्ट ने दिए जानबूझकर उस पर अमल दरामद नहीं किया गया, चाहे वो इलेक्शंस के हवाले से हो, इस जजेस को मुताज़ा बनाने की कोशिश हुई, और बार बार उसमें कहा गया है जी, और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने लिखवाया अमृता बंदयाल साहब ने, कि तहम्मुल का मुजाहरा किया गया, तहम्मुल का, कोई तादीबी कार्रवाई नहीं की गई, कोई सजा यानी नहीं दी गई। अब सुप्रीम कोर्ट में फिर मामला चला गया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट बाहर जा चुकी है, तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी के 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाए जाएं। अब फिर अगर सुप्रीम कोर्ट तारीख दे देती है किसी तरह से 90 दिन के अंदर की, या सदर को कहती है कि जी आप तारीख दें, तो फिर क्या होगा? और सदर ने अगर तारीख दे दी फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, या इस दफा भी इलेक्शन कमीशन उसी तरह कर सकता है कि जनाब हम तो नहीं करवाते? देखिए, अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने रीसेंट स्टेटमेंट दी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस पर कोई फैसला करती है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कंप्लाइंस की जाएगी। तो आई थिंक गवर्नमेंट इज़ वेरी क्लियर ऑन दैट कि अगर तो सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर इंटरफेयर करके इलेक्शंस होल्ड करने के लिए कहती है तो वो बिल्कुल होंगे। लेकिन आज के फैसले की 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। आज का फैसला आई थिंक वाज अ वेरी स्केदिंग अटैक ऑन द फेडरल गवर्नमेंट, एंड मोस्ट ऑफ द डिडक्शंस दैट वर मेड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आई थिंक दो डिडक्शंस वर वेरी हार्श एंड दे वर नॉट रीजनेबल, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो ऑब्जेक्शन पिटिशन थी वो तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस को रेस्क्यू करने की थी, और लेकिन उस आधे ऑर्डर के अंदर तो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट की धज्जियां खड़ेड़ दी।
और कहा कि फेडरल गवर्नमेंट ने तो शायद रेड जोन के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए हैं वो भी फैसिलिटेट किए। तो मेरे ख्याल में एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उनके सामने जितना मुद्दा था उस मुद्दे तक ही रहते तो बेहतर था, क्योंकि आज का फैसला थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग भी है कि एक तरफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जजेस का बायसनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि बायसनेस का मतलब है अगर आपकी कोई पर्सनल एनिमोसिटी या पर्सनल रिलेशनशिप है, पर्सनल फीलिंग है टुवर्ड्स द पार्टी। और आज का ऑर्डर जो आधा ऑर्डर ही फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ था जो पार्टी था उस केस में, तो सुप्रीम कोर्ट की डिडक्शन आज की केस की बहुत हार्श थी। ये एक उनकी तरफ से एक प्रेजेंट ऐसे किया गया जैसे ये एक फैक्चुअल चीज़ है और एडमिटेड फैक्ट्स हैं, ये एक एलिगेशंस हैं कि ये सारी की सारी इसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता था। ये बाकी केसेस के अंदर एक मुद्दा है कि कोर्ट के सामने उसमें ही फैसला किया जाता तो बेहतर था, आज के फैसले का पार्ट ना बनाया जाता तो निस्बतन ये एक बेहतर एक्सरसाइज होती। या सब इसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट कैसे बनाते हैं ना, जो बेंच पर एतराज़ था चीफ जस्टिस साहब के ऊपर, वो तो खुद बेंच में बैठे हुए थे ना। जो ऑडियो लीक्स का कंटेंट हमने सुना उसके अंदर उनकी रिलेटिव से गुफ्तगू जारी थी। इसके अलावा ये समझ नहीं आई कि 4 महीने इस केस के फ़ैसले को दबा के क्यों रखा। जून से जो है वो फ़ैसला महफूज था, अब जाके सुनाया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो ऑडियो लीक कमीशन तश्कील दिया काजी फ़ायज़ ईसा साहब के अंडर, उनकी अपनी स्टेटमेंट भी यही थी कि बेंच जो है इस पर एतराज़ था उस जॉइंट स्टेटमेंट में भी जिसमें ये कमीशन की रिपोर्ट सामने आई थी। तो एक कमीशन जो कि आने वाले चीफ जस्टिस के अंडर बना, वो ख़ुद बेंच को डिस्प्यूट कर रहा है, लेकिन बेंच कह रहा है कि हम ही फैसला करेंगे, हमने बेंच चेंज नहीं करना। ये फेयर है आपको लगता है? अच्छा, अब ये जो डिबेट है कि वेदर जजेस शुड रेस्क्यू देमसेल्फ फ्रॉम अ केस, अगर सब्जेक्ट मैटर इस तरह का है जिसमें वो पर्सनली, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसके आउटकम से अफेक्टेड हैं, वो या उनके कोई भी रिलेटिव, ये जो डिबेट है ये बड़ी एक्सटेंसिव डिबेट है, ये बहुत टाइम से होती आ रही है। 2012 में डॉक्टर अरसलान का केस हुआ, 2013 में इंडिपेंडेंट मीडिया कॉरपोरेशन में जस्टिस जवाद ख्वाजा के सामने एप्लीकेशन फाइल कर दी गई। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो इस चीज़ को यूज़ करती हैं अपने फ़ायदे के लिए। देखिए आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर PTI चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ काफ़ी कैंपेन चलाती है और कहती हैं कि ये बायस्ड हैं तो इनको बेंच छोड़ देना चाहिए। वही पार्टी जो है वो इस ऑब्जेक्शन पिटिशन के ख़िलाफ़, जिसमें उमर अता बंदयाल की इंक्लूजन के ख़िलाफ़ ऑब्जेक्शन थी, उसमें उन्होंने बड़ा वोकली इस ऑब्जेक्शन को डिनाई किया और फेडरल गवर्नमेंट की इस ऑब्जेक्शंस को बिल्कुल उन्होंने स्ट्रांगली इसके ख़िलाफ़ किया। तो पॉलिटिकल पार्टीज इसका फ़ायदा उठाती हैं। देखें ये जो आज का फ़ैसला है, मेरे ख्याल में जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये बड़ी हार्श डिडक्शन थी, क्योंकि देखिए एक पार्टी जिसकी ग्रीवेंस हो एक जज के ख़िलाफ़ नहीं, लेकिन जज की बायसनेस या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में, तो उनके पास एक ही रेमेडी है। वो रेमेडी ये है कि वो उस अदालत में एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर दे। इस केस के अंदर फेडरल गवर्नमेंट को ये लगा कि एक उनकी ग्रीवेंस है और उन्होंने एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी। पास्ट के अंदर डॉक्टर अरसलान के केस में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने रेस्क्यू किया था अपने आप को, और जो एप्लीकेशन थी इट वाज अ प्योरली लीगल एप्लीकेशन, इट वाज बेस्ड ऑन द कोड ऑफ कंडक्ट क्लॉज 1 आर्टिकल 4 जो है वो कहता है जज शुड रेस्क्यू हिमसेल्फ अगर कोई सब्जेक्ट मैटर जो है उसमें अफेक्ट कर रहा हो उनको। तो ये जो डिडक्शन थी ये थोड़ी हार्श थी मेरे ख्याल में, और जो उनकी आज की फाइंडिंग्स भी हैं जिसमें उन्होंने कहा कि डिसमिस किया इस ग्राउंड पे कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो फेडरल गवर्नमेंट कह रहा है वो फैंसीफुल है। मेरे ख्याल में वो डिडक्शन भी बड़ी सिंपल डिडक्शन थी, इतना सिंपल मैटर ये था नहीं जितना सिंपली इसको उन्होंने डिसमिस कर दिया। उन्होंने इस ग्राउंड पे डिसमिस किया, अगर आप ऑर्डर पढ़े तो उन्होंने कहा कि देखें मेरा तो कोई पिक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं है, मेरा कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड भी इंटरेस्ट नहीं है जी। और अटॉर्नी जनरल जो है वो ये पता नहीं पाए कि इसके अंदर क्या कॉज है जो प्रमोट होगा अगर मैं बैठूं, तो उन्होंने कहा कि कोई कॉज ही नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर आप ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन देखते हैं तो उसके अंदर काफ़ी कॉजेज उन्होंने बताए हुए थे, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, प्रोप्राइटरी है, यू हैव टू बी पार्शियल। ये सब एक प्रॉब्लम ये भी था कि एक तो बहुत दफ़ा कहा गया हम ख्याल जजेस, इमरानदार जजेस, ये बहुत सी बातें हुई, इस तरह की स्टेटमेंट्स भी आई, लेकिन उसके अलावा भी जिन जजेस के बारे में ये नहीं कहा गया उनके भी अगर फैसले आए तो वो भी गुज़श्ता हुकूमत ने नहीं माने, ये भी हमने देखा है। और इसी तरह से जो बेंच पे दूसरे भी अगर लोग थे उनके साथ मिलकर कोई फैसला आया वो भी नहीं माना गया। अब क्या जजेस में जो तकसीम देखी गई बड़ी वाज़ेह तौर पर, आपको लगता है कि अब वो ख़त्म हो जाएगी उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट के बाद? देखिए पहली वाली जो आपकी बात है उस पर इम्पोर्टेंट ये है कि अगर बाकी केसेस के अंदर या बाकी फैक्ट्स जो हैं वो अगर कुछ ऐसा था भी तो उसका इफेक्ट इस ऑर्डर के ऊपर नहीं होना चाहिए था। और ये एक्चुअली ये जो ऑर्डर था या ये जो प्रोसीडिंग्स थी ये इसी मामले बात की प्रोसीडिंग्स थी कि जजेस को ऊपर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, दे शुड नॉट बी ओपिनियनेटेड, दे शुड बी इम्पार्शियल
तो आज का जो फैसला है, अगर आप ऑर्डर पढ़े तो उस ऑर्डर से आपको क्या लगता है कि वो ऑर्डर जो है वो ओपिनियनेटेड नहीं है? उसमें तो उन्होंने कह दिया कि रेड जोन में हमला ही, फैसिलिटेशन ही शायद फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से है। तो ये अवॉइड करना चाहिए इस तरह के ऑर्डर में इस तरह की बातें, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और ये कहना कि क्या चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बाद क्या ये डिवीजन ख़त्म हो जाएगी या नहीं ख़त्म हो जाएगी, देखें ये तो फ्यूचर बताएगा। बट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में देयर इज़ मैसिव इकोनॉमिक क्राइसिस, और उस इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए यू कैनॉट अफोर्ड अ पॉलिटिकल क्राइसिस। और ये जो पॉलिटिकल क्राइसिस ग्रू कर रहा है, जिसके अंदर इलेक्शन की डेट का इशू आया हुआ है, प्रेसिडेंट यूनिलैटरली एक्शंस देना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है ऑन द अदर हैंड वो यूनिलैटरली चीज़ें कर रही है, दिस विल ओनली ऐड फ्यूल टू द फायर। और आप जो इकोनॉमिक चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं वो कैसे करेंगे अगर आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी? क्या सब इसके अलावा जो बेंच पे एतराज़ को अब हैरासमेंट कहा जा रहा है, इस फैसले की नज़र में अगर हम देखें तो ये कंप्लेनेंट का क्या राइट नहीं होता कि अगर ऐसी कोई चीज़ सरफेस भी कर गई है, सोशल मीडिया पर भी आ गई है, उसके बाद अगर वो एतराज़ कर रहा है तो ये हैरासमेंट है, या वो हैरासमेंट है जिसमें जस्टिस फ़ायद ईसा साहब के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस आया था उस पर इसी कोर्ट के थ्रू जो सब कुछ हुआ, जिससे पोलराइजेशन आज तक कंट्रोल नहीं हो रही। तो आपको लगता है कि ये फेयर चीज़ है कि बेंच पे एतराज़ एक तरफ अगर हुमायूं दिलावर साहब पे हो तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, उस पर जो है वो ट्रेंड्स भी चलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो एतराज़ है वो हैरासमेंट है? जी बिल्कुल, देखें आमिर फ़ारूक के क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जब पीटीआई के केस सुनते हैं तो वो बायस पे हो जाते हैं और उनके ख़िलाफ़ फिर एक पूरी कैंपेन चल जाती है। लेकिन जब फेडरल गवर्नमेंट दूसरी तरफ एक एप्लीकेशन फ़ाइल करती है तो वो कहते हैं नहीं जी बिल्कुल गलत चीज़ है, जजेस को खुद डिसाइड करना चाहिए, ये जजेस का प्रेरोगेटिव है। अब देखें ये एक्चुअली जो जो प्रैक्टिस है अंडर द लॉ वो यही है कि जजेस देमसेल्व्स डिसाइड एज पर देयर कॉन्शियंस के वेदर दे कैन डिसाइड द मैटर और नॉट। तो ये तो इस बात में कोई शक नहीं है दैट इसका फैसले का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के पास ही था। बट प्रोप्राइटरी यही डिमांड करती थी कि वो इसके ऊपर अगर रेस्क्यू कर लेते तो कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना हो जाता, और जैसे अटॉर्नी जनरल साहब की ऑब्जेक्शन पिटिशन में था भी कि अगर वो रेस्क्यू भी कर लेंगे तो बाकी जजेस हैं जो 5 मेंबर बेंच बना लेंगे। तो आई डोंट थिंक इस तरह की एक ऑब्जेक्शन एप्लीकेशन फाइल करना कोई एक क्राइसिस डेवलप कर देता है या ये कोई हरासमेंट होती है। ये एक कंप्लेनेंट का राइट है, ये पास्ट में भी होता आया है, बहुत से केसेस में जजेस खुद रेस्क्यू कर लेते हैं और इसी वजह से कोड ऑफ कंडक्ट सुप्रीम कोर्ट का बना हुआ है, अमेरिकन जजेस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है जजेस शुड रेस्क्यू देमसेल्व्स। लास्ट क्वेश्चन सर, आखिरी सवाल। अब हमें नजर आ रहा है पाकिस्तान बार काउंसिल भी पहले इस तरह से नहीं था, सुप्रीम कोर्ट बार, लाहौर हाई कोर्ट बार, यानी तमाम हाईएस्ट तो सुप्रीम कोर्ट बार है, वो भी 90 दिन के अंदर इलेक्शंस का आप कह रही हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह जब तमाम वकला यूनानिमस, कोई एक भी हमें नहीं नजर आ रहा वकला की बॉडी जो ये ना कह रही होगी 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, तो इसका आपको लगता है कोई सुप्रीम कोर्ट पर या इदारों पर कोई प्रेशर आता है या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए प्रेशर तो ज़रूर आता है, ये कहना कि प्रेशर नहीं आता वो तो गलत होगा, लेकिन बेहतर ये होगा कि जो बार एसोसिएशंस हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह ऑपरेट ना करें। बार एसोसिएशंस का काम इलेक्शन करवाना तो नहीं है, उनके तो अपने इलेक्शंस इतने ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होते हैं। इलेक्शंस कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान डीलिमिटेशन के प्रोसेस के बाद भी इलेक्शन नहीं कराती तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशनली आप कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की। लेकिन अगर वो अब उसी कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देकर अगर वो कहते हैं कि हमें डीलिमिटेशन का टाइम दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर 224 के अंडर, तो फिर एक बार एसोसिएशन एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह ऑपरेट करेगी तो आई डोंट थिंक दैट्स द राइट ऑप्शन। प्लस मेरे ख्याल में एक ये कहना कि यूनानिमसली सारी लीगल फ्रेटर्निटी समझती है कि ऐसा होना चाहिए, मुझे नहीं लगता। ये कुछ बार एसोसिएशंस की, क्योंकि सीनियर लीडरशिप जो है आपको भी पता है कि वो इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल केसेस के अंदर खुद लॉयर्स हैं, तो वो एक इमेज और एक परसेप्शन क्रिएट ज़रूर हो गई है कि बार एसोसिएशंस जो हैं वो बड़ी यूनिलैटरली जो है वो चाहती हैं कि 90 दिन में इलेक्शन हो जाए। बार एसोसिएशंस को अवॉइड करना चाहिए, दे आर नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, वो उनको पहले तो चाहिए अपनी लीगल फ्रेटर्निटी के प्रॉब्लम्स हल कर। आपकी बात सही है, लेकिन अगर आइन में लिखा है 90 दिन के इलेक्शन, तो वो वकला तो ये कहते हैं कि हम आइन के मुहाफिज हैं, एक एज अ सोसाइटी, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है, तो इसलिए शायद वो ये आवाज़ उठाते हैं, वरना तो फिर कोई भी नहीं बोलेगा सर और 3 साल ना हो, 30 साल ना इलेक्शन हो, फिर तो कोई भी नहीं रह जाता। देखिए 90 दिन की जो क्लॉज है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है उस क्लॉज से पहले ये क्लॉज आती है, और ये लीगली एक सेटल्ड बात है कि अगर क्लॉज प्रायर हो तो उसकी ज़्यादा लीगल इफेक्ट होता है, और वो एक सेटल पहले जो क्लॉज है वो कह रही है कि इलेक्शंस होंगे जब डीलिमिटेशंस होंगी, और वही कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि इलेक्शन कमीशन का काम है ये करवाना। 90 डेज़ का टाइम कोई
यानी लकीर आप समझ रहे हैं ये 9 तारीख के एहतजाज की कॉल या हड़ताल की कॉल पाकिस्तान बार की तरफ से ये नहीं होना चाहिए। 14 को सुप्रीम कोर्ट बार कह रही है ये नहीं करना चाहिए उनको। ये देखें ना, पाकिस्तान बार काउंसिल ने इस कन्वेंशन का पार्ट लेने से हिस्सा भी नहीं लिया। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है जिसकी तरफ से सबसे ज़्यादा एडवोकेसी आ रही है फॉर 90 डेज इलेक्शन। एंड आई थिंक फैक्चुअली स्पीकिंग भी अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, और मैं कुछ एलिगेशन किसी के कुछ कहना नहीं चाहता, बट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इज बिकमिंग अ पार्टी इन द होल केस व्हेन इट दिस शुड नॉट बी। जी, यानी इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया जाए सर, वो डिसाइड कर ले होने या बिल्कुल नहीं सर, होने। इलेक्शन कमीशन पे छोड़ दिया जाए। इलेक्शन कमीशन अगर कितने डीलिमिटेशन वक्त के के लिए process आपके ख्याल से कितना वक्त देना चाहिए इनको? 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल? देखिए, एक डीलिमिटेशन का प्रोसेस का एक टाइमलाइन है, वो इलेक्शन कमीशन ने बताया भी है। अगर वो उस टाइम फ्रेम में इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं कराती तो आप 100 बिस्मिल्लाह सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करें, वो कंटेम्प्ट तो की फाइल करें। दरखास्त तो चली गई है सर, कुछ पर तो नंबर भी लग गया, देखते हैं उसमें क्या होता है। और शायद वो अब जस्टिस काजी जस्टिस बनेंगे तभी शायद इन दरखास्तों के हवाले से कुछ हो सकेगा। फिर देखते हैं कि उस पर दोबारा हम एतराज़ देखते हैं, कौन क्या कहेगा, उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। या फरीद साहब, सीनियर एडवोकेट, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि ये क्या हो गया। पीडीएम के सरबराह अचानक फजलुर रहमान साहब एक दफ़ा फिर पीपल्स पार्टी पर कुछ नाराज नजर आ रहे हैं कि जनाब पीपल्स पार्टी की वजह से इलेक्शन नहीं हो पा रहे। आज बिलावल साहब ने भी जवाबी वार किए हैं, उन्होंने ये तक कह दिया कि बाकी जमातें अपने केसेस माफ़ करवाती रहीं लेकिन पीपल्स पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अब ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के खिलाफ महाज खुल रहा है। मरीम साहब अभी सिंध का रुख कर रही हैं, क्या होने जा रहा है? ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा से, कहीं मत जाइएगा। अब पता चला, अब पता चला। अब खबरें आ रही हैं कि जी मौलाना फजलुर रहमान साहब एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कुछ नाराज़ हो गए हैं और बड़े उन्होंने शिकवे शुरू कर दिए हैं। हत्ता कि वो तो ये कह रहे हैं कि वो तो चाहते ही नहीं थे कि अदम इत्मीनाद की तहरीक लाई जाए इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ, तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ। जबकि उस वक्त के अगर उनके बयानात देखें, उनकी तकारीर देखें तो उस वक्त बहुत ज़्यादा सख्त बात कर रहे थे। यहाँ तक उन्होंने मार्च में ये बात भी की थी कि जी अगर कहीं ये अदम इत्मीनाद की तहरीक नाकाम हो गई तो फिर गली मोहल्ले में इंतशार होगा, फिर बड़ा क्योस हो जाएगा, बड़ी तबाही आ जाएगी। उस वक्त ये कह रहे थे, मगर अब वो कह रहे हैं कि ये होना ही नहीं चाहिए था। फिर यहाँ तक कह दिया कि इलेक्शंस अगर नहीं हो रहे, डिले हो रहे हैं, ये सारा कसूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। आखिरी वक्त पर उन्होंने इरादा बदल लिया। शर्मिला फारूकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है। शर्मिला साहब, पहला सवाल तो ये, हम मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से बात करेंगे, लेकिन ऐसे लग रहा है कि अब बल्कि ये बात भी हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो कहा गया था निगरान वज़ीर आला के लिए, वो बात पीपल्स पार्टी ने नहीं मानी और उस वजह से अब इस तरह के बयानात भी आ रहे हैं, मुख्तलिफ खबरें भी आ रही हैं, कुछ ऐसी बातें भी चलती हैं कि कोई नैब के केसेस भी खुल सकते हैं। देखिए जी, बात ये है कि एक निगरान सेटअप होता है एंड इट हैज टू बी न्यूट्रल। वो आपका मेरा लगाया हुआ नहीं होता। तो ये जो सारी बातें हैं कि आसराइयाँ हैं, जिसे मैं तो गॉसिप कहती हूँ, ये इररेलेवेंट है। इस वक्त जो सबसे रेलेवेंट मामला है और जब सबसे अहम मामला और सीरियस मामला ये है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए और फ्री एंड फेयर होने चाहिए। दिस इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। नहीं, लेकिन आप पर किसी पीपल्स पार्टी पर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं था कि निगरान सेटअप में किसको लगाना है, किसको नहीं लगाना। बिल्कुल सारा जिस तरह आपने मुशावरत की अपोजिशन से, एमक्यूएम वगैरह से, तो उसके मुताबिक कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं था सियासतदानों पर। प्रेशर की क्या बात होगी? निगरान सेटअप इज सपोज टू बी अ न्यूट्रल सेटअप। उनका काम है एडमिनिस्ट्रेशन आके संभालना और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के अंदर अपना एक किरदार अदा करना, जो कि काम है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। तो इसमें प्रेशर की या ना प्रेशर की तो कोई बात ही नहीं है। ये कोई ठेका थोड़ी लेना है जो प्रेशर होगा कि इसको देना है उसको नहीं देना। दिस इज समथिंग वेरी वेरी न्यूट्रल। और ये वजीर आला सिंध और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से होना है। उधर से कुछ नाम आए, इधर से कुछ नाम आए, एक म्यूचुअल नाम के ऊपर डिसीजन हुआ और उनको लगा दिया गया। शर्मिला साहिबा, इसके अलावा मौलाना साहब जो कह रहे हैं कि इलेक्शन डिले पीपल्स पार्टी की वजह से हुआ है, अगर वो अपने वर्ड पर कायम रहते तो शायद सूरत हाल यहाँ तक ना पहुँचती, तो वो तो आपको ब्लेम कर रहे हैं सारी सिचुएशन में। देखिए, ये जो ब्लेम गेम का जो मामला है ना, ये अब, और ये जो मट स्लिंगिंग का मामला है, ये अब अनफॉर्चुनेटली शुरू हो जाएगा क्योंकि इलेक्शन नज़दीक हैं।
और पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने इस मुल्क को आइन दिया है। पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने इस मुल्क में जमहूरियत के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से लेके शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा तक और न जाने सैकड़ों कारकुनान हमारे। तो पीपल्स पार्टी वो जमात है जो हमेशा आइन और कानून के मुताबिक चलती है। हमारा मौक़िफ़ मुतालबा पहले भी 90 दिन में इलेक्शंस का था, आज भी है और हमेशा रहेगा, और उसके लिए हम जद्दोजहद करते रहेंगे। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है और हम ना किसी मट स्ट्रिंगिंग में पढ़ते हैं। जहाँ तक बात है CCI की, तो उसके अंदर हमें कहा गया था कि कोई नई सीट जो है वो उसका एडिशन नहीं हो रहा। तो अगर उसका एडिशन नहीं हो रहा तो फ्रेश डिलिमिटेशंस की ज़रूरत नहीं है। और बिलफर्ज अगर एक लम्हे के लिए सोच भी लेते हैं कि फ्रेश डिलिमिटेशंस की ज़रूरत है, तो भी आइन सबके ऊपर सबकत हासिल है उसको। और आइन ये कहता है कि असेंबलीज अगर अपने वक्त से पहले डिसॉल्व होंगी, जो कि हुई हैं, तो 90 दिन में इलेक्शंस होंगे, वरना 60 दिन के अंदर होंगे। और ये हमारा मौक़िफ़ है। हम आइन और कानून के मुताबिक बात करते हैं। इसके बरक्स कोई कुछ भी बोले नहीं बोले, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन शर्मिला साहब, शुकूक वाद इसलिए कि पहले 60 दिन से खुद 90 दिन तक जाने दिया असम्बलियाँ तहलील करके, 1-2 दिन पहले कोई वजह भी नहीं थी ऐसा सच कि जी कोई मेजॉरिटी जा रही है, कोई ख़तरा है, ये भी हो कोई 1 महीना पहले भी नहीं, 1-2 दिन पहले। और उसमें नज़र आया कि सिर्फ ये कि टाइम थोड़ा सा ले लिया जाए। उससे तो नज़र आया कि खुद ही 60 से चले 90 दिन। फिर डिलिमिटेशन का मामला, उस पर भी पीपल्स पार्टी एग्री करती चली गई। फिर इलेक्शन कमीशन से जो मुलाकात हुई, वहाँ भी नज़र आया कि बहुत ज़्यादा इस पर कोई जोर नहीं दिया गया कि जल्द चाहिए। इसकी क्या वजह थी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, 60 दिन में इलेक्शन होते हैं, 90 दिन में, दोनों आईनी हैं। और हम शुरू से यही कह रहे हैं, अगर वक्त पे असम्बलियाँ डिसॉल्व होती तो 60 दिन, अगर एक आध दिन पहले हो गई जिस तरह हो गई तो 90 दिन। बोथ आर कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें गैर आईनी चीज कोई नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन खुद जाने दिया ना जी, एक असम्बलियाँ तहलील करने का मकसद ये था कि 90 दिन तक एक सहूलत मिल जाए इलेक्शन कमीशन को। हाँ, अच्छी बात है। हाँ जी, अच्छी बात है, उससे कोई हर्ज नहीं है ना। मसला अब ये है कि 90 दिन के अंदर भी इलेक्शन तो हो ना। अगर 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हो पा रहे तो 60 दिन में कहाँ से होते हैं? डिलिमिटेशन का मामला देखकर ऐसा लगता है ना, बॉल आप दूसरे की कोर्ट में नहीं, हैंग देते हैं कि उसको एक बहाना मिल जाए। नहीं, वो देखें, वो बहाना बनाने वाले बहाना बना रहे हैं, हम नहीं बना रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि डिलिमिटेशन की जरूरत ही नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि आपकी इस वक्त जो जरूरत है वो इलेक्शंस है। एज आई सेड अर्लियर, द कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, और ये मुल्क आइन के तहत चलता है, इदारे आइन के तहत चलते हैं। और आइन 3 जगह पर वाज़े तौर पे ये कह रहा है कि 90 दिन में इलेक्शंस होने। जी जी। इसके बाद तो किसी को किसी किस्म का कोई उभाम, कोई डिस्कशन, कोई डिलिबरेशन, कोई कंटेंशन होनी नहीं चाहिए। इट्स वेरी क्लियर। शर्मिला साहिबा, इसके अलावा आपका ये स्टांस जो है वो PTI से ओवरलैप करता है। खबरें ये भी आ रही हैं कि बैकडोर चैनल से आप बात कर रहे हैं उनसे, सदाकत है इसमें? किससे? PTI से 90 दिन के अंदर हम बैकडोर चैनल से किसी से बात नहीं करते। अच्छा। हम बात करते हैं तो सामने दो टोक बात करते हैं, और हम ऐसे लोगों से हरगिज बात नहीं करते जो इस मुल्क के अंदर म्यूटनी फैलाएं, जो इस मुल्क के अंदर इदारों के खिलाफ आवाम को खड़ा करने की कोशिश करें, जो इस मुल्क की यूथ को गुमराह करें। आई थिंक 9 मई के वाकयात और मामलात और हादसात के बाद मैं नहीं समझती कि कोई इनसे बात करने को तैयार होगा। लेकिन बिलावल साहब ने आज एक उनका हमदर्दी का इजहार तो था, जब वो कह रहे हैं सियासतदान, उनका लफ्ज़ सियासतदान है, कोई तकरीबकार नहीं, सियासतदान जो आज जेल में हैं, जो तकलीफ सह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा जो तकलीफ सह रहे हैं उनको कहेंगे घबराना नहीं है। ये तो एक हमदर्दी का इजहार कर रहे हैं जो आज जेलों में हैं उनके लिए। तो मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब वो सियासतदान है जिनकी तरबियत और परवरिश मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने की, और बिलावल साहब कभी भी कोई बिलो द बेल्ट लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। सियासतदान है, जाहिर बात है। हम तो कोई नहीं उनको दहशतगर्द या कुछ और कहने वाले, हम तो सियासतदान ही कहेंगे ना। लेकिन अगर 90 रोज़ में आप इंतखाबात की जो बात कर रही हैं वो अगर नहीं होते, उसके बाद आपका तरीक़ाकार क्या होगा मुतालबा करने का? धरने दिए जाएंगे, रैलियां निकाली जाएंगी, वो पॉलिटिक्स वापस आएगी पाकिस्तान में? देखिए, अभी तो हमारा डेलीगेशन ECP से मिला है, और अगर वहाँ से कोई खातर खा जवाब नहीं आता, इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं होती, तो फिर हमारा जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग फोरम है CEC, उसकी मीटिंग होगी लाहौर में, और उसमें फैसला किया जाएगा कि आइंदा का लाएमन क्या है। हमने तो सुना है ECP ने पीपल्स पार्टी के वफ्द से पूछा है कि आपने डिलिमिटेशन के खिलाफ वोट क्यों नहीं दिया, तो जवाब नहीं मिला आगे से। We are nobody to vote against delimitation, और वोट कहाँ देना था डिलिमिटेशन के खिलाफ? But you could have shown your disagreement. On what?
डिलिमिटेशन का नया प्रोसीजर शुरू करना पहले ही इस सूरत हाल में जब इलेक्शन लिंगर ऑन कर सकते हैं? ये हमारा काम नहीं है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर हमने नए सेंसस को अप्रूव किया और उसमें ही हमें कहा गया था कि कोई नई सीट इंक्लूड नहीं हो रही है, एडिशन नहीं हो रहा। तो अगर एडिशन नहीं हो रहा तो हुदूदें तो चेंज ही नहीं हो रही हैं। इट्स द सेम कॉन्स्टिट्यूएंट, और जब सेम कॉन्स्टिट्यूएंट्स है तो वही कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर सेम डिलिमिटेशन फ्रेश करने की तो जरूरत ही नहीं है। और इसीलिए भी समझता है कि आइन जो है वो बड़े वाजे तौर पे हर कानून के ऊपर उसको सबकत है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है। सीसीआई की मीटिंग से एक दिन पहले साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब का बयान आया था कि नहीं हम नहीं मानेंगे, लेकिन जाकर मान जाते हैं। इससे फिर शुकूक शुबात होते हैं ना कि जाकर ऐसा पता नहीं क्या हो जाता है कि फिर पीपल्स पार्टी एक दिन पहले कुछ होता है और जाकर फिर क्योंकि एमक्यूएम का मुतालिबा भी था, इसलिए हमें इस सेंसस के प्रोसेस के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे और हमने बेतहाशा खतूत भी लिखे वज़ीर आज़म को, जिसके नतीजे में तारीखें भी बढ़ाई गई, मजीद टाइम दिया गया, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके थे जहाँ पता ही नहीं था कि सेंसस हो रहा है और वो उस तक रसाई नहीं हो रही थी, वो टाइम बढ़ा। और हमने देखें कभी भी ये नहीं कहा कि हम नहीं मानेंगे। सीसीआई एक ऐसा फोरम है जहाँ पर डिस्कशन होती है, डिलिबरेशन होती है, एक दूसरे का मौक़िफ़ सामने रखा जाता है और फिर फैसला किया जाता है। तो उसमें जाने से पहले तो कोई ये हतमी तौर पे कह ही नहीं सकता येस और नो। दैट इज़ अ डिसीजन मेकिंग फोरम और वहाँ पर तमाम मशावरत होती है। हर सूबा अपना मौक़िफ़ रखता है किसी भी इशू के ऊपर, इर्रिस्पेक्टिव, या तो हम सेंसस की बात कर रहे हैं ना, किसी भी इशू के ऊपर, और वहाँ पर फिर फैसले होते हैं। उससे पहले तो फैसला हो ही नहीं सकता ना। शर्मिला साहिबा, बलूचिस्तान में जो सब कुछ हुआ, बाप पार्टी जो है वो पहले कहा जा रहा था, पीपल्स पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी कि हमारे पास आ जाएगी और हमारे साथ कोऑपरेशन भी होगी, वैसा नहीं हो पाया। स्टॉप लिस्ट में भी कुछ लोगों के नाम आ गए, कुछ को एयरपोर्ट पे रोक लिया गया। तो ये कहना फेयर है कि अब जो एक हनीमून पीरियड था थोड़ा सा वो ख़त्म हुआ है पीपल्स पार्टी के लिए? नहीं, हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। किसी को अगर हमारी जमात में शमूलियत हासिल करनी है तो 100 बिस्मिल्लाह, वी विल सी वो कौन है, क्या है, कैसे हमें उनको लेना है कि नहीं लेना। देखें, ये दिस इज़ अ प्री इलेक्शन टाइम और यहाँ पर बहुत सारे लोग आगे पीछे होंगे, कुछ आएंगे कुछ जाएंगे, ये हर दफ़ा होता है, ये कोई नई बात नहीं है। ऑफ कोर्स लोगों का राइट भी है, दे आर फ्री टू चूज विच पार्टी दे वांट टू कंटेस्ट इलेक्शंस फ्रॉम, और पार्टीज की अपनी भी चॉइस होती है किसको लेना है किसको नहीं लेना। अच्छा, 2-4 नई पार्टियां भी बनी है, वो भी इस्तेहकाम है पाकिस्तान, और दूसरे का नाम है मुझे आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट सियासत, देखिए सियासतदान तो ज़ाहिर है एक आर्ट ऑफ पॉलिटिक्स होता है कि किस तरह से हुकूमत चलानी है। उस वक्त जो बेहतर लगा हुआ, बिलावल साहब का एक बयान भी था कि शहबाज शरीफ साहब तो पीपल्स पार्टी के शायद ज़्यादा वज़ीर आज़म है, लेकिन फिर क्या होता है, कन्फ्यूजन नहीं होती कि आम आदमी के जहन में क्या बात हो रही है जी, GDA, मौलाना फजलुर रहमान, JUI यानी नून लीग और MQM शायद ये एक इकट्ठे हो जाएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ। और अब तो हम पूरे शोज़ देख रहे हैं कि जी 15 साल क्या बर्बादी हुई सिंध में, पूरी ट्रांसमिशंस देख रहे हैं पीपल्स पार्टी के हवाले से। तो बहुत से तजियाकारी कह रहे हैं कि फिर कोई पीपल्स पार्टी के साथ धोखा हो गया, क्योंकि ये बात कही जाती है कि मियाँ साहब इक़्तिदार में हों तो गले पड़ते हैं, इक़्तिदार से बाहर जाएं तो पाँव पड़ते हैं। अब मरीम साहबा, फिर इससे पहले नहीं, जब जितने अरसा हुकूमत रही है बड़े अच्छे बयान दोनों तरफ से थे। अब मरीम साहबा भी फिर दोबारा सिंध में आ रही हैं, कोई इस पर गलत बात नहीं है, हर एक को पॉलिटिक्स का हक है, लेकिन उस वक्त नहीं याद आता। अब जब बाहर होते हैं तो इससे एक वोटर के जहन में कन्फ्यूजन तो होती है कि हुकूमत में बहुत करीब और उसके बाद फिर अपना अपना मंशूर ज़रूर हो, लेकिन ये फिर गठजोड़ और किस्म का नज़र आता है। अभी हमने देख लिया जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने नवीद कमर साहब के बारे में उन पर डाल दिया, नवीद कमर साहब कह रहे हैं नहीं जी सारों का फैसला था। तो उस वक्त इस तरह की बात नहीं आती, कुछ भी महंगाई है या बाद में। अब बिलावल साहब भी कह रहे हैं कि जी 16 महीने बाकी सारे तो अपने केसेस माफ़ कराने पर लगे रहे थे, अब कह रहे हैं उस वक्त क्यों नहीं बात की गई? इतने सारे सवाल आपने पूछ लिए, मुझे तो याद भी नहीं। मैं चले यूं कर लेते हैं, मैं इसको सिंप्लीफाई, हुकूमत में इकट्ठे और जो ही हुकूमत जाए तो फिर इख्तलाफात, जो आपने कहा जी हर एक का अपना हक है, लेकिन इश्यूज तो उस वक्त नहीं हुए थे। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने बड़ी अच्छी बात की है। हुकूमत में जब आप इकट्ठे आते हैं ना तो आप एक कोलिशन बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एक दूसरे की जमात में जम हो गए, आपकी आइडियोलॉजीज मिल गई, आप अपनी अपनी वजारतें चलाते हैं। कोलिशन यही होती है, बट ऑफ कोर्स यू हैव योर ओन आइडियोलॉजीज। हमारे उस वक्त भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे जो दीगर वजारतें थी उनके हवाले से, आई एम श्योर PMLN को भी होंगी हमसे। अब जाहिरी बात है कि अब जब इलेक्शन में हमने जाना है तो हमने अपना अपना मंशूर देना है ना जी।
अगर हमारे यकसा मंशूर होते तो फिर हम एक ही जमात में सारे मंशूर यहाँ तो इल्जामात है ना, यही तो मसला है। नहीं, इल्जामात नहीं है, शिकायत हो सकती हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, गिले शिकवे हो सकते हैं, और होने चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। और जिस तरह आपने कहा कि GDA पता नहीं कौन वगैरह जम हो जाए जम, तो बिस्मिल्लाह, कौन मना कर रहा है, हो जाए। अगर जम हो जाएंगे तो शायद कोई उनकी कोई हैसियत, कोई वक़्त हो जाएगी। अभी तो बेचारे कोई इधर है, कोई उधर है, कोई फलां है, 2-2 हज़ार वोट लेते हैं और दूसरों के वोट काटते हैं। शर्मिला साहब, इसके अलावा बिलावल साहब आज बड़े कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे इलेक्शन के हवाले से। उन्होंने कहा हम तो मई में भी तैयार थे। तो ये इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? क्योंकि पूरे मुल्क में इस वक्त एहतजाज हो रहा है, महंगाई के हवाले से अनप्रेसिडेंटेड इन्फ्लेशन है, चीनी का जो बहरान है उस पर नवीद कमर साहब को एहसन इकबाल साहब ब्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरा कसूर नहीं है। इस सारी सूरत हाल में इतनी एजिटेशन और आवाम के अंदर फ्रस्ट्रेशन जो है, इस सूरत हाल में आप वोट मांगने जाएंगे और आप कॉन्फिडेंट भी फील कर रहे हैं, हाउ इज़ दिस हैपनिंग? अजीब सी बात है। एक तरफ शहबाज शरीफ साहब बहैसियत वज़ीर आज़म अपनी अलविदाई स्पीच में कह रहे हैं नवीद कमर हमें दे दो, उनको इतने पसंद है वो। दूसरी तरफ उनके वज़रा कुछ और कह रहे हैं, तो ये तो थोड़ा सा जेलसी का एलिमेंट लग रहा है मुझे। दूसरी बात यह है कि कॉन्फिडेंट तो पीपल्स पार्टी हमेशा से रही है भाई, हम तो हमेशा से तैयार है इलेक्शन के लिए। हमने तो 1 साल पहले अपने सारे टिकट की दरखास्तें दे दी, 1.5 साल हो गया बल्कि। हम तो जब भी तैयार हैं, हमें तो जब कह दिया था कि इलेक्शन होने चाहिए और होने वाले हैं, तो हम तो जब से तैयार हैं। तो वी ऑलवेज रेडी। हम देखें हमारा मुकाबला किससे? पीपल्स पार्टी का मुकाबला है गुर्बत से, बेरोजगारी से, महंगाई से। दैट इज आवर टारगेट। हम नहीं जानते मेरे हमारे सामने कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, यार इज इररिलेवेंट फॉर अस। इस मुल्क को सियासी और माशी इस्तेहकाम की जरूरत है। इस मुल्क को जरूरत है कि इस मुल्क की नौजवान कौम को वो उम्मीद वापस लौटाएं जो उनसे छीन ली गई है। दिस इज इम्पोर्टेंट। ठीक, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप समझती हैं गुज़िश्ता 15 साल मुसलसल सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, आप कॉन्फिडेंट हैं कि वहाँ पर इतना अच्छा पीपल्स पार्टी ने परफॉर्म कर दिया है कि पीपल्स पार्टी आसानी से जीत जाएगी एक दफ़ा, फिर स्वीप करेगी पीपल्स पार्टी? सिंध के अंदर जो सेहत के हवाले से सहूलियात हैं वो पूरे पाकिस्तान को हम केटर कर रहे हैं। आपको पता है बलूचिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं। आप NICVD देख लें, आप गम्बद इंस्टीट्यूट देख लें, आप SIUT के सेंटर्स देख लें, वो तमाम चीज़ें। उसके बाद आप ये देखें कि जो सबसे बड़ा, मैं तो ये कहती हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा तामीराती मंसूबा, ये जो सैलाब ज़दगान को हम घर बना के 21 लाख घर और उनके लैंड टाइटल्स ख़वातीन को दिए जा रहे हैं। तो ये किसी और सूबे ने कहीं पर ऐसा बेड़ा नहीं उठाया। जो हम बात करते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, जी, तो हम ये सिर्फ बातें नहीं है, वी वॉक द टॉक। तो ये जो बना के हम दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा मंसूबा है। अच्छा, ये बताएं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है जो सिर्फ पीपल्स पार्टी उठा सकती है। शर्मिला साहब, फिर अगर ऐसे नजर आता है कि शायद फिर मखलूत हुकूमत बनेगी, तो ये जो अब इल्ज़ामात वगैरह एक दूसरे पर लग रहे होंगे कि मौलाना साहब ने कहा जी पीपल्स पार्टी अपने वादे से मुकर गई और फिर तमाम जातों ने उस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक-ए-इत्तेमाद लाने का फैसला किया, तो ये फिर हम एक दफ़ा देखेंगे, भूल जाएंगे और फिर सब इकट्ठे हो जाएंगे अगर मखलूत हुकूमत बनानी पड़ी तो? देखिए आगे क्या होता है क्या नहीं होता, किसके साथ आप इत्तेहाद करते नहीं करते, इलेक्शंस में सीट एडजस्टमेंट करते नहीं करते, ये तो सब कहना भी बहुत काबिल वक्त है। लेकिन जाहिर बात है जमहूरी सोच रखने वाली जमातें, जमहूरियत के लिए काम करने वाली जमातें, उनसे इत्तेहाद हो सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, होना भी चाहिए। क्योंकि किसी एक जमात का काम नहीं है इस मुल्क के ये मामलात को सुलझाना। सही, आई डोंट थिंक कि सिर्फ कोई भी एक जमात आके कर सकती है। ये इसमें हम सबको अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। सही है। जैसे जैसे इलेक्शंस करीब आएंगे हम शायद इस तरह के बयानात और देखें, इसी तरह जिसको आप कह रही हैं अपना अपना मंशूर, अपनी अपनी जमात, और सब इस तरह के बयानात और जलसे जुलूस जब भी होंगे तो उसमें शायद ये माहौल और बनेगा अगर इलेक्शंस की तरफ मामला जब जाएगा तो। फिर बहुत शुक्रिया शर्मिला फारूकी साहब, आपने हमें वक्त दिया, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।